नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें उस शक्ति को समझने में मदद करेगा जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक बहुत ही मामूली सी चीज को देखने से। आइजैक न्यूटन और सेब की कहानी, हाँ, हम सबने सुनी है। पर कमाल की बात यह नहीं है कि उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा। अरे सेब तो गिरते ही हैं। कमाल की बात तो ये है कि उस मामूली सी घटना को देखकर उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। और वो सवाल था कि सेब नीचे क्यों गिरता है पर चांद आसमान में ही क्यों लटका रहता है। यही है हमारी आज की गुत्थी। तो ये सफर एक जासूसी कहानी जैसा होने वाला है जिसमें हम एक एक करके सुराग जोड़ेंगे और जवाब तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रास्ता कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले देखेंगे सेब और चांद की कहानी, फिर समझेंगे केपलर के दिए हुए नियम। इसके बाद बात होगी एक सेंटर की तरफ खींचने वाले बल की, और फिर पहुंचेंगे न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ तक। और आखिर में हम देखेंगे कि पृथ्वी का खिंचाव असल में काम कैसे करता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो पहेली जो न्यूटन के दिमाग में सबसे पहले आई। तो न्यूटन ने सोचा, भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है? जरूर कोई ताकत है, कोई खिंचाव है जो पृथ्वी सेब को अपने तरफ, मतलब अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब सुनने में तो ये बड़ी सीधी सादी बात लगती है, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत बड़े थे। और यहीं से न्यूटन की जीनियस सोच दिखती है। उन्होंने सोचा, ठीक है, ये ताकत पेड़ की चोटी तक तो पहुंच रही है, पर क्या ये और भी ऊपर तक, मतलब क्या ये चांद तक पहुंच सकती है? अब इतना बड़ा सवाल था तो इसका जवाब देने के लिए सबूत तो चाहिए थे। उन्हें समझना था कि आसमान में चीजें चलती कैसे हैं, उनके नियम क्या हैं। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और हीरो की, योहानस केपलर। असल में न्यूटन को जिन सुरागों की तलाश थी ना, वो केपलर पहले ही खोज चुके थे। मतलब केपलर ने ये तो बता दिया था कि प्लैनेट्स यानी ग्रह कैसे घूमते हैं। उन्होंने एक तरह से ट्रैफिक के नियम बता दिए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे क्यों घूमते हैं। कैसे का जवाब तो मिल गया, पर क्यों का जवाब अभी भी एक पहेली था। और बस यही न्यूटन का मिशन बन गया। तो केपलर के 3 बहुत जरूरी नियम थे। पहला, प्लैनेट्स की ऑर्बिट एकदम गोल नहीं होती, बल्कि थोड़ी अंडाकार या कहिए कि एलिप्स जैसी होती है। दूसरा, जब कोई प्लैनेट सूरज के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और दूर जाने पर घट जाती है। और तीसरा, जो प्लैनेट सूरज से जितना ज्यादा दूर है उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। बस यही थे वो सुराग जिनकी न्यूटन को जरूरत थी। अब देखिए, ये जो पहला नियम है ना, ये अपने आप में क्रांति थी, क्योंकि सदियों से सब यही मानते आए थे कि आसमान में सब कुछ परफेक्ट सर्कल यानी एकदम गोल घूमता है। लेकिन केपलर ने बताया कि नहीं, हकीकत थोड़ी अलग है, थोड़ी कह सकते हैं खींची हुई सी है। तो ठीक है, नियम तो मिल गए, लेकिन इन नियमों के पीछे की वजह क्या थी? इन्हें समझाने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत थी, एक ऐसी ताकत जो इन प्लैनेट्स को लगातार अंदर की तरफ खींच रही हो। और इसी बल को कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। इसका सीधा सा मतलब है सेंटर की तरफ लगने वाला बल। मतलब ये वो फोर्स है जो किसी भी चीज को सीधे भाग जाने से रोकता है और उसे एक गोल रास्ते पर बनाए रखता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, आपने एक रस्सी से पत्थर बांधा और उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। वो रस्सी क्या कर रही है? वो लगातार पत्थर को आपके हाथ की तरफ यानी सेंटर की तरफ खींच रही है ना? बस यही है सेंट्रिपिटल फोर्स। और सोचिए, अगर वो रस्सी टूट जाए या आप उसे छोड़ दें तो पत्थर सीधा निकल जाएगा, है ना? तो न्यूटन ने भी यही सोचा कि अगर चांद पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो जरूर कोई अनदेखी रस्सी, कोई अनदेखा धागा है जो उसे लगातार पृथ्वी की तरफ खींच रहा है और उसे स्पेस में सीधा भाग जाने से रोक रहा है। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां सारे सुराग एक साथ जुड़ जाते हैं। वो पल जहां न्यूटन ने इस पहेली को सुलझाया और अपनी वो थ्योरी दी जिसने दुनिया बदल दी। ये वो यूरेका मोमेंट था। न्यूटन को समझ आया कि जिस ताकत से सेब जमीन पर गिरता है वो कोई अलग ताकत नहीं है। ये ठीक वही सेंटर की तरफ खींचने वाला बल है जो चांद को भी उसकी ऑर्बिट में बनाए रखता है। मतलब एक ही बल जो जमीन पर भी काम कर रहा है और आसमान में भी। और इसी एक सोच से जन्म हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज,
हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली आइडिया है ये। इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो ये जो मशहूर फॉर्मूला है, इसमें F का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वो खिंचाव। M1 और M2 है उन दो चीजों का मास या कहिए वजन। मतलब चीजें जितनी भारी होंगी खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। और D है उनके बीच की दूरी, और दूरी जितनी ज्यादा होगी ये खिंचाव उतना ही कमजोर होता जाएगा, वो भी दूरी के स्क्वायर के हिसाब से। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस यूनिवर्सल लॉ की ताकत कितनी है और इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है। तो देखिए कि कितनी कमाल की बात है। एक तरफ जमीन पे गिरता हुआ सेब और दूसरी तरफ आसमान में घूमता हुआ चांद। दोनों एकदम अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में ये दोनों एक ही नियम से, एक ही धागे से बंधे हैं। और यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। और इस बल का असर कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि चांद का गुरुत्वाकर्षण मतलब चांद का खिंचाव हमारी धरती के समंदरों को अपनी तरफ खींचता है, और इसी वजह से रोज समंदर में ज्वार और भाटा आते हैं। मतलब ग्रेविटी सचमुच में दुनिया को हिला सकती है। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, अगर हर चीज एक दूसरे को खींच रही है तो हमें सिर्फ धरती जैसी बड़ी चीजों का ही खिंचाव क्यों महसूस होता है? जवाब यह है कि ग्रेविटी असल में एक बहुत बहुत कमजोर फोर्स है। जैसे धरती हम पे करीब 733 न्यूटन का फोर्स लगाती है, पर हमारे पास बैठा कोई दोस्त, उसका फोर्स तो लगभग 0 के बराबर होता है। मतलब इस फोर्स को महसूस करने के लिए किसी एक चीज का बहुत ज्यादा भारी होना जरूरी है, जैसे कोई ग्रह या तारक। और धरती के इस खिंचाव को मापने के लिए हमारे पास एक नंबर है जिसे हम कहते हैं G। इसकी वैल्यू है लगभग 9.77 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बस इतना है कि अगर कोई चीज गिर रही है तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.77 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। इसीलिए गिरती हुई चीजें तेज होती जाती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? न कोई ग्रह होता, न तारे, न ही कोई गैलेक्सी। बस धूल के कण होते जो यूं ही स्पेस में तैर रहे होते। यही वो अनदेखी ताकत है जिसने हर चीज को एक दूसरे से जोड़ रखा है।